एक गांव में एक जगन नाम का दूध वाला रहता है, जो अपनी 2 गाय और 1 भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। गांव के काफी लोग उससे दूध लेते हैं और खुश भी है उसके साथ। उसकी बीवी बच्चे भी अपने अपने काम में खुशी से लगे हुए हैं। लेकिन आजकल जगन के मन में आने लगा है, हाय, मेरे ग्राहकों के घर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से सजाए हैं उन्होंने। उनके परिवार के पास कितने सारे साधन हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, इस्तेमाल की अच्छी अच्छी चीजें। किसी किसी के पास तो 2 या 4 पहिए वाली गाड़ियां भी हैं। काश मैं भी अपने परिवार के लिए ये सब कर पाता, पर कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उसके लिए नई गाय या भैंस खरीदना संभव नहीं था। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं। इससे मैं ज्यादा लोगों को दूध बेच सकता हूँ, ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और फिर मेरे घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर अगले दिन उसने अपने घर के कुएं से पानी लेकर दूध में मिला दिया। अब दूध पहले से 20% पतला हो गया। उस दिन वो 4 नए घरों को दूध दे आया। शाम को घर आकर जब उसने अपनी कमाई गिनी तो खुश हुआ और अगले दिन दूध में और थोड़ा पानी मिलाने की ठान कर सो गया। दूसरे दिन उसने वैसे ही और थोड़ा पानी मिलाया दूध में और 2 नए ग्राहक बनाए। उस रात अपनी कमाई गिनने के बाद वो सोचने लगा, अब और पानी मिलाने से पहले जरा रुकता हूँ, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए वो 4-5 दिन तक रुका और फिर थोड़ा पानी मिला। अब तो दूध 40% तक पतला हो गया था। फिर उसे नए ग्राहक मिले। इस तरह 2 हफ्ते निकल गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में मैं एक नई गाय ले सकता हूँ और फिर और ज्यादा कमाऊंगा। हाँ। इसी ख्याल में वो खुश रहने लगा। वहीं उसके ग्राहकों में बातें होने लगी, 2 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और दस्त भी लगे हुए हैं। अरे बहन, बीमारी का तो जैसे मौसम ही चालू है। मेरा बच्चा भी कल उल्टियाँ कर रहा था, डॉक्टर को दिखाया, दवाई कराई है। इंसान तो इंसान, दूध तक खराब हो रहा है। ना मलाई आती है, ना दही ठीक बनता। सही बात कही बहन, मेरा भी दूध बिगड़ा हुआ है। जगन को पूछना पड़ेगा। जगन, हम तीनों जगन से ही दूध लेते हैं। सबके यहाँ कोई ना कोई बीमार है। शायद नहीं बहन, पक्का, वरना तीनों घरों में बीमारियां एक साथ आना मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम दूध की जांच करा लेते हैं। अगले दिन जब जगन दूध देने आया तो सारे ग्राहकों ने उससे दूध लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। तुम दूध में मिलावट करते हो। तुमने दूध में पानी मिलाया है जिससे ना दही बनता है ना मक्खन। और तो और तुम्हारा पानी भी साफ नहीं है, जिससे शर्मा जी के बेटे को डायरिया हुआ है। अब तो ना तुमसे कोई दूध लेगा और तो और तुम्हारी शिकायत भी कर रहे हैं। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिए, गजब हो जाएगा। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी भैंस का दूध पूरा नहीं पड़ रहा था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया। मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। आप सब इतने सालों से मुझसे दूध लेते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। मैं माफी मांगता हूँ, मेरी शिकायत ना करिएगा। चलो, इन्होंने अपनी गलती मानी तो सही। माफी शर्मा जी से मांगिए, उनका बेटा बीमार है। और ना सिर्फ माफी, जो पानी मिला के 3 दिन से गलत दूध दे रहे हो उसकी भरपाई भी करनी होगी। हाँ, जैसा आप कहेंगे माई बाप, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो, जितना पानी मिलाया है उतना दूध सबको फ्री दोगे। और कभी आगे शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारा यहाँ आना बंद समझना। जी हुजूर।
जैसे तैसे जगन ने माफी मांग के अपने ग्राहकों को बचा पाया, पर उसे ये बात समझ आ गई। जगन को अपना नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगा, पर नाम खराब होने के लिए 2 दिन लगे। ईमानदारी में थोड़ा पैसा भले ही कम कमाया, पर सुकून तो था। बेईमानी करके ज़्यादा दिन तक बच पाना संभव नहीं होता। जब चोरी पकड़ी जाती है तो जो कमाया वो भी निकल जाता है। इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करो। और मेहनत और ईमानदारी के साथ समझदारी भी हो तो कमाई भी कम नहीं होगी। बेईमानी अंत में सिर्फ दुख देती है। ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में पिग्स का परिवार रहता था। पापा पिग बहुत मेहनत से सारा काम संभालते थे और मम्मी पिग बच्चों का ख्याल रखती थी। बच्चे बहुत आलसी थे। वो कभी कोई काम करना पसंद नहीं करते, बस पड़े रहते थे। माँ, वो दूध पास करना जरा। फिर एक दिन पापा पिग को बहुत गुस्सा आया। बदमाश आलसी बच्चों, तुम लोग बस दिन भर रोटी तोड़ते रहते हो, कुछ काम नहीं करते। अब तुम सब बड़े हो गए हो और अपनी जिंदगी खुद जी सकते हो। तुम तीनों अब जाओ मेरे घर से और खुद अपना जीवन जियो। निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे हैं। घर क्या बड़ी बात है, हम लोग खुद अपना घर बना लेंगे। अरे एक नहीं, 3 घर होंगे हमारे। मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना, मैं अपना अलग घर बनाऊंगी। फिर तीनों यंग पिग्स ने घर से विदा ली। माँ को उनकी बहुत चिंता थी, पर वो कुछ बोली नहीं। फिर भी पिग्स दूर चलते गए, पहाड़ी के भी पार निकल गए। फिर वो एक बहुत सुंदर वैली में पहुंचे जो उनके रहने के लिए सही जगह लगी। अरे वो घास देखो, मैं इससे ही अपना घर बनाऊंगा। बड़े आराम से बन जाएगा और फिर मैं खेलने जा सकता हूँ। देखो मुझे क्या मिला, इन लकड़ियों से मैं अपना घर बनाऊंगा। ये मजेदार भी होगा और आसान भी। मेरे बुद्धू भाई, एक घर सिर्फ धूप से बचने के लिए नहीं होता, ये मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए ताकि अपने दुश्मनों से भी बचा सके। मैं तो एक मजबूत घर बनाऊंगी, बिल्कुल पापा के घर जैसा। बहुत समय बीत गया, तीनों पिग्स का घर तैयार था। तभी वहाँ से एक भेड़िया गुजरा। उसने देखा कि 3 छोटे छोटे पिग्स खेल रहे हैं। देखो क्या स्वादिष्ट पिग्स हैं। चलो डिसाइड करते हैं कि इनसे हम क्या क्या पका सकते हैं। रोस्टेड, ग्रिल्ड, पोर्क चॉप्स, पेपरोनी। मुझे लगता है कि आज मुझे सूप पीना चाहिए विद ताजे छोटे छोटे कटे हुए पिग्स के बच्चे। ये सही रहेगा। सारी तैयारी हो गई, बस अब मेन इंग्रेडिएंट चाहिए। अब जाके जरा ताजे ताजे रसीले पिग्स लेके आता हूँ। भेड़िया पहले पिग के घर पहुंचा। ये घर घास का बना हुआ था। उसने जोर से दरवाजा पीटा। नन्हे पेग, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया, नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं खोलूंगा, दफा हो जाओ। ठीक है, तो मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और तेरे घर को उड़ा दूंगा। और फिर भेड़िए ने खूब सारी हवा भरी और जोर से फूंक मारी। बस इतने में तो वो घास के घर की सारे तिनके उड़ गए। नन्हा पिग डर के भागा। भेड़िए ने भी पीछा किया। हाफता हुआ पिग अपने भाई के घर पहुंचा। वो फौरन खिड़की से अंदर कूद गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अरे दुफूस, क्या हुआ भाई? तू तो इतना डरा हुआ है जैसे कोई भूत देख लिया हो। भेड़िया, उसने मेरा पूरा घर उड़ा दिया। क्या? भेड़िया? अरे नहीं। नन्हे पिग्स,
चलो जल्दी से दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। खाने का वक्त हो गया है। बिल्कुल नहीं, मैं पीग हूँ, कोई बेकॉन नहीं हूँ। भाग जा यहाँ से बदमाश भेड़िया, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, कसम इस दाढ़ी के बाल की। हाँ तो हो जाए, अब मैं हाफ करूंगा, मैं पॉफ करूंगा और रोड से तुम्हारा घर उड़ जाएगा। इस बार भेड़िए ने पहले से भी ज्यादा जोर से हवा भरी और जोर से फूंका और पिग्स का वो लकड़ी का घर भी हवा से उड़ गया। दोनों पिग्स अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से भागे। वो बड़ा घर देख रहे हो, उस तरफ भागो। भाग पिग्गू भाग। पिग्स अपनी पूरी ताकत से भागते हुए घर के अंदर घुस गए और घुसते ही पीछे से दरवाजा ढाड़ करके बंद कर दिया। लग गई। स्वागत है मेरे भाइयों, ये है मेरा घर जिस पे मैं बहुत पहले से काम कर रही थी। बहना, हमारे पीछे भेड़िया पड़ा है, वो तुम्हारे घर को भी फूंक मार के उड़ा देगा। सिस्टर, ये आराम का वक्त नहीं है, अपनी जान बचाओ। रिलैक्स भाई। अच्छा, जरा ये भारी पत्थर उठा के दरवाजे पे लगाने में मेरी मदद करो। तीनों ने मिलके उस भारी पत्थर को अपने दरवाजे से सटा दिया। भेड़िए ने जोर जोर से दरवाजे पर टक्कर मारी। बहुत भगा दिया इन सुअरों ने, खाली पेट अब भागा भी नहीं जाता। एक और घर, चलो। नन्हे पिग्स, हिम्मत है तो दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। ना ना ना, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। चले जाओ यहाँ से। तो मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। फिर भेड़िए ने बहुत जोर से हवा फूंकी, पर घर तो हिला भी नहीं। उसने बहुत जोर लगाया, पर ये तीसरा वाला घर बहुत मजबूत था। पर भेड़िया भी जिद्दी था। वो एक सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ गया और चिमनी से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। बहना, कोई चिमनी से आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलो बॉनफायर लगाते हैं। और सिस्टर पिग ने फौरन आग लगा दी। आग जोर से जलने लगी और भेड़िए की पूंछ और बम पे आग लग गई। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागा। जला दिया। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे, जो घर आपकी हर मुश्किल में रक्षा ना कर सके वो अच्छा घर नहीं है। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। खैर छोड़ो, कोई फ्रेश सूप पिएगा भेड़िया का? और फिर भेड़िया वहाँ से ऐसा भागा कि कभी दूर दूर तक नजर नहीं आया। कुसुम की गांव के मंदिर के पास लगे बाजार में एक फूलों की दुकान थी। वो अलग अलग तरह के फूल बेचती। उसके फूल बहुत खूबसूरत और हमेशा ताजे होते। पास के मंदिर में जाने वाले लोग हमेशा उसी से फूल खरीदते और अपने घर के लिए भी लेकर जाते। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे कुसुम, कैसी है तू? घर पे तेरी आई कैसी है? प्रणाम काकी, मैं अच्छी हूँ। आई तो अभी बीमार ही है, इलाज तो चल रहा है। आप कैसे हो? मेरा भी चल रहा है, थोड़ा जोड़ों में दर्द बढ़ गया है, इसीलिए तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आना हुआ। काकी, भगवान आपकी सेहत जल्दी ठीक करे। आज कौन सा फूल लोगी? बेटा, तू आज थोड़े चमेली और थोड़े कुसुम के फूल दे दे। ले बेटा, ये रुपए रख ले, भगवान भला करे। रहने दो काकी, कितने दिनों के बाद तो ले रही हो। अरे सुमन, कैसी है? अच्छी हूँ मौसी, सब बढ़िया है। हाँ, बस मंदिर जा रही हूँ, कुसुम से फूल लेने रुकी थी। हाँ मौसी, सबको उसी के फूल पसंद आते हैं,
बड़ी मेहनत करती है ये लड़की। हाँ सुमन, छोटी ही थी जब उसके बाबा गुजर गए। माँ भी बीमार रहती है उसकी। सारे घर की जिम्मेदारी उस पे ही आ गई है। बड़ी मेहनत करती है, रोज ताजे फूल तोड़कर लाती है। भगवान की मेहर है उस पे। अलग ही बात है उसके फूलों में। लोग तो और किसी दुकान की तरफ देखते भी नहीं है। हाँ मौसी, बात तो सही बोल रहे हो। सब हमेशा यही बोलते हैं कि उसके फूलों में कितनी खुशबू आती है। चमेली के फूल हो या गुलाब के, या रात रानी के हो या रजनीगंधा, किसी के फूलों में वो बात नहीं जो कुसुम के फूलों में। चलो राम राम, मिलते हैं। पास की दुकान पे बैठा हरिराम ये सब सुन रहा था। उसकी भी फूलों की दुकान थी। कभी कभी कोई भूला भटका उसके पास आ जाता तो उसकी बिक्री होती, वरना तो उसका धंधा मंदा ही रहता। उसको कुसुम से ईर्ष्या होने लगी। इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा, ये लड़की कुसुम करती क्या है, उसके फूल इतने अद्भुत कैसे हैं। सुना है लोग घर लेकर जाते हैं तो दिनों दिन तक मुरझाते नहीं है। पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिराम एक बुढ़े आदमी का भेष बदलकर कुसुम के घर पहुंचता है। कुसुम, ओह कुसुम, घर पे है क्या? हाँ जी, कौन है आप? बोलिए क्या बात है? बेटा, मेरी बीवी तुमसे फूल लेती है। आज वो काम में व्यस्त थी, घर पे पूजा है तो उसने मुझे फूल लेने भेजा है। अभी तो सुबह है तो लगा तुमने दुकान तो नहीं खोली होगी। मैं पूछते पूछते तुम्हारे घर आ गया। बोलो काका, कौन से फूल चाहिए? मुझे तो कुसुम के फूल चाहिए। काका यहाँ पलंग पर बैठो थोड़ी देर, मैं अंदर से लाई। अरे, तुम्हारे फूल की बहुत तारीफ सुनी है अपनी बीवी से। मैं खुद तोड़ लूं क्या? बताओ बगीचा कहाँ है? काका आप यही आराम करो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम परेशान ना हो, पर एक बात बताओ, तुम्हारे फूलों से इतनी सुगंध कहाँ से आती है? काका हम घर पे ही उगाते हैं। बस तोड़ने के बाद मैं अपने महादेव की मूर्ति के सामने रख देती हूँ। बाबा के जाने के बाद घर पे तो गरीबी ने जैसे डेरा जमा लिया। खाने को तो कुछ ना बचा, और जो बाबा खेती करते थे वो हमको तो आती नहीं थी। आई भी बीमार हो गई और छोटे भाई बहन का भी गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। एक दिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं रो रही थी तो एक साधु बाबा आए घर पे। ओह अच्छा, तो क्या बोले साधु बाबा? पूछने लगे कि क्यों रो रही हो। तो मैंने सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने अपनी पोटली से एक मूर्ति निकाली और बोला कि महादेव तुम्हारे घर को मधुबन जैसा सुंदर बना देंगे, बस महादेव पे विश्वास रखना। फिर क्या हुआ? बस बोले कि घर पे जो सुंदर सुंदर फूल लगे हैं तोड़कर महादेव के सामने रख देना और फिर मंदिर के पास वाले बाजार में बेच आना। अच्छा, तो रोज फूल पहले महादेव के सामने रखती हो? उनका ही चमत्कार लगता है सब। कुसुम अंदर से फूल लाकर काका को देती है और काका चले जाते हैं। तो ये करामत है, वो मूर्ति का जादू है। अब समझ में आया सारा किस्सा। क्यों ना मूर्ति चुरा लूं, तो मैं भी अपने फूलों में जान डाल सकता हूँ। कहीं और जाकर भी फूल बेचूंगा तो मुनाफा ही होगा। बिना देर किए हरिराम रास्ते में छुपकर कुसुम के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। पहले उसके भाई बहन निकले और फिर कुसुम भी फूलों की टोकरी लेकर चली गई। हरिराम को अच्छा मौका मिला। हरिराम चुपके से घर के अंदर जाता है और मंदिर का स्थान ढूंढता है। वहां रखी उसको महादेव की मूर्ति दिखती है। वो चुपके से उसको उठाकर अपने बैग में छुपा के वहां से निकल लेता है। वाह, ये तो बढ़िया काम हो गया।
अब देखते हैं कुसुम कैसे जादू करती है फूल में। अगले दिन हरिराम घर के अपने बगीचे से फूल तोड़कर महादेव की मूर्ति के सामने रखता है। कुछ नहीं होता है। ये तो कुछ नहीं हुआ। महादेव, मेरे फूलों में भी जादू डाल दो। अरे, अभी भी कुछ नहीं हुआ। सब ढोंग है। जरूर कुसुम ने गलत गलत बताया है। कुसुम घर लौटती है और मंदिर से मूर्ति गायब पाती है। हे भगवान, ये मेरे महादेव कहाँ चले गए? कौन ले गया? अब कुसुम ने फूल बेचना बंद कर दिया। घर की हालत फिर खराब होने लगी। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। अरे बच्चा सुनो, कोई घर पे है क्या? अरे बाबा, आप? प्रणाम। अरे बच्चा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बाबा, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा था, पर 1 सप्ताह पहले आपने जो महादेव की मूर्ति दी थी वो चोरी हो गई। बस तब से मेरा फूलों का काम बंद हो गया। फिर से खाने के लाले पड़ गए। पर बच्चा, तुमने फूल उगाने तो बंद नहीं किए ना? नहीं बाबा, सारे पेड़ों पर ही लगे हैं। मैंने तोड़े ही नहीं। महादेव ही नहीं तो कौन मेरे फूलों को आशीर्वाद देगा? कौन उनमें जान डालेगा? तो ये बात है बच्चा। पर बच्चा, तुमने मेरी एक बात याद नहीं रखी। कौन सी बाबा? वही कि महादेव पे विश्वास रखना। तुमने महादेव पे विश्वास रखने की बजाय मूर्ति में विश्वास रखा। तुम बस अगर सच्चे मन से महादेव को याद करती तो वो तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आते। ओ हाँ बाबा, तो क्या मैं अगर बस महादेव से प्रार्थना करती तो भी वो मेरे फूलों को आशीर्वाद देते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बच्चा, मानो तो ये पत्थर ही महादेव है। बस अपने पूरे विश्वास से प्रार्थना करना। सही बोला बाबा आपने। विश्वास महादेव पे होना चाहिए। बाबा की जय हो, महादेव की जय हो। कुसुम फिर पहले की तरह अपने महादेव की पूजा करती और अपने फूलों में अद्भुत खुशबू और ताजगी डाल देती। सच ही बात है, विश्वास तो हमें भगवान में रखना चाहिए। उनकी मूर्ति तो बस एक निमित्त मात्र है। अनीता नामक एक गरीब स्त्री एक गांव से कुछ दूरी पर अपने छोटे बेटे शिरीष के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। शिरीष के पिता नहीं थे। शिरीष बहुत ही प्यारा बच्चा था जो अपनी माँ के हर काम में मदद करता था। अनीता आसपास के लोगों के यहाँ छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी। थोड़े दिनों में शिरीष का स्कूल शुरू होने वाला था। स्कूल दूर था और वहां जाने के लिए जंगल को पार करना पड़ता था। अनीता परेशान थी कि शिरीष को स्कूल लाने छोड़ने कौन जाएगा, क्योंकि वो तो काम में ही व्यस्त रहती थी। परेशान अनीता अपने भगवान श्री कृष्ण के पास गई और उनसे प्रार्थना की। हे प्रभु, मेरे बेटे का ख्याल रखना। उसे स्कूल भेजना भी है और जंगल में से जाना होगा। वो नन्हा सा बच्चा अकेले कैसे जाएगा? और फिर परेशान अनीता सो गई और उसको नींद में एक सपना आया। अनीता मेरी बहन, चिंता मत करो। बस शिरीष से कह दो कि उसके साथ उसका भाई गोपाल होगा, जो उसके बुलाने पर कभी भी कहीं भी हाजिर हो जाएगा। ये बात सुनकर अनीता चौंक कर उठी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अरे, ये तो सपना था। सुबह होते ही वह उठकर जल्दी जल्दी शिरीष के लिए दूध नाश्ता तैयार करने लगी। फिर शिरीष को उठाकर तैयार करने लगी। माँ, स्कूल जाते आते वक्त मेरे साथ कौन होगा? मैं अकेले जंगल से कैसे जाऊंगा? शिरीष मेरे बच्चे,
तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा एक भाई है जिसे तुम अब तक नहीं जानते। मैंने उससे बात की है और वो बोला है कि जब भी जहाँ भी तुम्हें उसकी जरूरत पड़े वो आएगा। बस तुम्हें उसे गोपाल भैया के नाम से दिल से पुकारना होगा। अच्छा ठीक है माँ। हे प्रभु, मेरे शब्दों का मान रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। शिरीष अपने भैया से मिलने की खुशी में मुस्कुराते हुए जंगल तक पहुंचा, पर आगे बढ़ते बढ़ते उसकी गति धीमी हो गई और उसे डर लगने लगा। फिर उसे माँ की बात याद आई और वह गोपाल भैया को आवाज देने लगा। गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, कहाँ हो तुम? मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। जल्दी से मेरे सामने आओ मुझसे मिलने। भैया, आप कहाँ हो? सामने आओ ना। माँ ने बताया मुझे आपके बारे में। भैया, मुझे डर लग रहा है। गोपाल भैया, आओ ना। गोपाल भैया, आओ ना। अरे शिरीष, मेरे छोटे भाई, आखिर हम मिल ही गए। मेरे होते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो शिरीष, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और दोनों हंसते खेलते कूदते स्कूल कब पहुंचा ये पता ही नहीं चला। शिरीष अपने भैया से धन्यवाद कहने के लिए मुड़ा तो गोपाल भैया कब के जा चुके थे। फिर शिरीष खुशी खुशी स्कूल गया। उसके कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए। स्कूल से घर लौटते वक्त अंधेरा होने लगा था तो शिरीष ने फिर गोपाल भैया को आवाज लगाई और वे दोनों फिर हंसते खेलते घर तक पहुंचे। पर फिर गोपाल अचानक गायब हो गया। माँ, तुझे पता है आज क्या हुआ? हे कृष्ण भगवान, ऐसे ही आपकी कृपा बनाए रखिए। इसी तरह एक एक दिन गुजरता रहा। शिरीष स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल गया और अच्छी तरह से पढ़ाई भी करने लगा। फिर गोकुलाष्टमी का त्योहार आ गया तो गुरुजी ने बच्चों से कहा, बच्चों, अब गोकुलाष्टमी का त्योहार 4 दिन पर है। हम उस दिन स्कूल में ही भोजन रखेंगे। हर विद्यार्थी को अपनी तरफ से कोई ना कोई पदार्थ लाना है जो हम सब मिल बांट के खाएंगे। ये सुनकर बच्चे खुश हुए। शिरीष ने घर आकर माँ को बताया तो माँ सोचने लगी कि वह क्या बनाए जो स्कूल के इतने सारे विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए पूरा पढ़ सके। आखिर उसने शिरीष से कहा कि वह गोपाल भैया से ही पूछ ले कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरे दिन स्कूल जाते हुए उसने गोपाल भैया से बात की। अच्छा, गोकुलाष्टमी? शिरीष, तुम चिंता ना करो, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। जब जन्माष्टमी का दिन आया, शिरीष खुशी से स्कूल जाने के लिए निकला। उसके मन में यह भी उत्सुकता थी कि गोपाल भैया उसे क्या देंगे स्कूल ले जाने के लिए। जंगल में जाते ही वो गोपाल भैया को बुलाने लगा। गोपाल भैया, जल्दी आओ। आज मेरे लिए क्या लेकर आओगे आप? गोपाल भैया, आओ ना भैया। अरे भैया, आज तो स्कूल में मुझे कुछ खाने की चीज ले जानी थी और आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। अरे, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। इसमें दही है